मेरी नवविवाहिता पुत्री चंद्रा जब पहली बार अपनी ससुराल में कुछ दिन बिताकर लौटी तो अपनी सास की प्रशंसा करते नहीं थकती थी। उसकी जिन दो सहेलियों को अपनी अपनी सासों से शिकायत थी, उनके बारे में वो कहा करती थी, नीता और गुड्डो की सासुओं को तो मेरी सास से मिला देना चाहिए, तब उन्हें पता चलेगा कि सास क्या होती है। लेकिन दूसरी बार जब चंद्रा कुछ अधिक दिन बिताकर ससुराल से लौटी तो प्रशंसा का स्थान निंदा ने ले लिया था। मैं आहत सी हो गई, सोचने लगी, इसकी सास अपर्णा जी ऊपर से तो बड़ी भली लगती हैं, पर इसकी बातों से तो लगता है कि अंदर से वे महा खोटी हैं। मैं कुछ पूछूं या ना पूछूं, बिटिया दिन भर उनकी शिकायत करती रहती। कभी कभी मुझे लगता चंद्रा कुछ ज्यादा ही बोल रही है। एक दिन वो बोली, मैं तो वहाँ भरपेट खाना भी नहीं खाती। क्यों? क्या वहाँ कोई तुम्हें खाने से रोकता है? तुमने तो पहले बतलाया था कि वहाँ खाने की मेज पर तुम लोग सब अपने हाथ से अपने मन का लेकर खाते हो। मन का कुछ बने तब न कोई मन का खाए। मेरी पसंद का कुछ रहता ही नहीं। बात बात में तुम बता दिया करो कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नापसंद। वैसे घर परिवार में सबकी पसंद का तो रोज एक साथ बन नहीं सकता। कुछ औरों की पसंद की चीजें भी खाना सीखो। वो बिगड़ उठी। तुम भी उन्हीं की तरह बोलने लगी। जो चीज नहीं भाए उसे कैसे खाए आदमी। केवल खाने की ही बात नहीं, बिटिया रानी किसी न किसी बात को लेकर दिन भर सास की बुराई करती ही रहती। एक दिन मैंने उससे पूछा, पहले पहल क्या हुआ था? तुम्हें उनकी बात पहली बार कब चुभी थी? वो ठंडी सांस भरकर बोली, क्या बताऊं पहले पहल की बात। उनका तो रोज ही यही हाल रहता है। बात बात में मेरी तुलना ननद से करती रहती हैं। सांभवी तो ये काम ऐसे करती है, सांभवी तो ये काम वैसे करती है। या फिर अपना उदाहरण देती रहती हैं कि ये काम मैं ऐसे करती हूँ, वो काम मैं वैसे करती हूँ। ऐसा लगता है जैसे वे माँ बेटी ही सब कुछ जानती हैं। मैं तो जैसे कुछ जानती ही नहीं। कौन सा काम क्या बताऊं? अगर मुझसे दाल में पानी कम या ज्यादा हो जाता तो बड़ी मिठास से कहती हैं कि चंदा बिटिया दाल में पानी नाप कर दिया करो, तब कम बेसी नहीं होगा। मैं और सांभवी तो हमेशा नाप कर पानी देते हैं। अच्छा माँ बतलाओ, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर कभी पानी ज्यादा हो जाता है तो दाल बनने के बाद मैं ऊपर ऊपर का कुछ पानी निकाल कर फेंक देती हूँ, और अगर दाल गाढ़ी लगती है तो थोड़ा पानी और डाल देती हूँ। मैं धीरे से बोली, लेकिन ऊपर से पानी डाली हुई दाल में वो स्वाद नहीं आता बेटी। हाँ, अगर कभी गलती से दाल अधिक देर चढ़ी हुई रह गई और गाढ़ी हो गई तो ऊपर से पानी डालना ही पड़ता है। ये भी है कि किसी घर में दाल गाढ़ी खाई जाती है तो किसी घर के लोग पतली दाल पसंद करते हैं। तुम्हारी सास ठीक ही तो कहती हैं। आखिर दाल के अनुसार नापकर पानी देने में हरज ही क्या है? सुनते ही चंद्रा बिगड़ उठी। गुस्से में भरकर वो बोली, तुम्हें तो उन्हीं की बात ठीक लगती है, तुम तो उन्हीं का पक्ष लिए जा रही हो। कहकर चंद्रा ने रोना शुरू कर दिया। मुझे लगा ये बात का बतंगड़ बना रही है, पर ससुराल से आई बिटिया को रुलाना भी तो अच्छा नहीं लगता। उसे खुश रखने के लिए मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी। लेकिन जब भी ऐसी कोई बात सुनती तो मुझे लगता कि ये तिल का ताड़ बना रही है। फिर भी चुपचाप सुनते रहने की कोशिश करती। एक दिन उसने कहा, जानती हो माँ, मेरी सास दूध की सारी मलाई निकाल कर जमा करती रहती हैं। हाँ, तो मलाई खाना तो ठीक नहीं होता, उससे वजन ही तो बढ़ता है। इसलिए तो हम यहाँ बिना मलाई वाला दूध खरीदते हैं। पर सुनो तो माँ,
कुछ मलाई इकट्ठी हो जाने पर वे उसे आंच पर चढ़ाकर उसका घी बना लेती हैं और फिर उस घी को दाल छौंकने के काम में लाती हैं। ठीक ही तो है, उतना घी खाना भी चाहिए। चंद्रा के चेहरे पर एक बार फिर पराजय मिश्रित क्रोध का भाव आ गया। फिर अपने को कुछ संयत करके बोली, माँ, तुम उन्हें नहीं जानती। वे खाना बनाते बनाते उसे झूठा भी कर देती हैं। मतलब वहाँ मेरी ससुराल में शाम के नाश्ते में अक्सर गरम पकौड़ियाँ बनती है। क्या तुम बनाती हो? नहीं नहीं, मेरी सास ही बनाती हैं, पर बनाते बनाते सबको देते देते बीच में कुछ पकौड़ियाँ तोड़कर ठंडी कर लेती हैं और जब कढ़ाई में दूसरी पकौड़ियाँ सिकती रहती है तब वे तोड़कर ठंडी की हुई उन पकौड़ियों को मुंह में उछाल उछाल कर डालती हैं और चबाती खाती रहती हैं। बेटा, मुंह से हाथ सटाकर खाने से हाथ झूठा होता है और उस झूठे हाथ से छूने से कोई चीज झूठी होती है। उछाल उछाल कर खाने से ना तो हाथ ही झूठा हुआ और ना ही सारी पकौड़ियाँ। लेकिन माँ, मिठाई वगैरह वे एक ही प्लेट में सबके लिए टेबल पर रख देती हैं। उसी में से सब एक एक उठा लेते हैं और फिर उसी में से एक नौकरानी को भी देती हैं। ये क्या झूठा खिलाना नहीं हुआ? नहीं रे, ऐसे भी क्या कभी कुछ झूठा होता है? जब तक वो रही तब तक शिकायतों का सिलसिला चलता रहा और मैं उसे समझाने की कोशिश में लगी रही। दामाद श्रीकांत जी MBA हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिलने के कारण वे पिता के व्यवसाय में ही सहयोग कर रहे थे। अभी हाल ही में उन्हें कोलकाता में एक अच्छी नौकरी मिल गई। उन्होंने वहां एक किराए का घर खोज लिया तो चंद्रा को भी वहीं पर ले गए। जल्दी ही चंद्रा के देवर की शादी तय हो गई। शादी में अपर्णा जी ने हम दोनों से भी आने का आग्रह किया था। उधर चंद्रा दामाद जी का भी अनुरोध था, हम चले गए। शादी के घर में चंद्रा ने अपनी कर्मठता का खूब परिचय दिया। अपर्णा जी भी मौका मिलने पर चंद्रा की तारीफ करती। बचपन से ही उसमें ये गुण था कि जो भी काम सीखती, चाहे वो खाना बनाना हो या बुनाई कढ़ाई, पूरी लगन से सीखती थी और फिर उसे सही ढंग से करने का पूरा प्रयास करती। अपर्णा जी कहती, कपड़ों गहनों में भी चंद्रा की पसंद कितनी अच्छी है। छोटी बहू को देने के लिए सारे कपड़े गहने इसी की पसंद से ही आए हैं। अपनी प्रशंसा सुनकर बिटिया रानी एक बार तो खुश हो जाती, पर फिर सास की कोई न कोई शिकायत मेरे कान में आकर कह जाती। खैर, विवाह अच्छी तरह संपन्न हो गया। सारे मेहमान चले गए, पर अपर्णा जी ने हमें 2 दिन और रोक लिया। एक दिन मैंने देखा चंद्रा नई बहू के पास बैठी सासू माँ के विरुद्ध उसके कान भर रही है। बिटिया के डर से उसके सामने तो मैं कुछ नहीं बोल पाई, पर वो उठकर वहां से चली गई तो मैं उसकी देवरानी सुष्मिता से बोली, देखो बिटिया, तुम्हारी सास एक अच्छी महिला है, तुम किसी और की बातों में मत आओ। जब उनके साथ रहोगी तो खुद ही उन्हें समझ जाओगी। नई और बहू सुष्मिता मेरी अचरज से देख रही थी कि मैं माँ होकर भी अपनी ही बेटी के विरुद्ध बोल रही थी। चंद्रा और श्रीकांत जी को 2 दिनों के बाद कोलकाता लौटना था। उनके लौटने से पहले मैंने समधन जी से कहा, चंद्रा में अभी थोड़ा बचपना है, आप उसकी बातों पर ध्यान मत दिया कीजिए। वे हंसती हुई बोली, वो जैसी भी है अब मेरी बेटी है, आप उसकी चिंता मत कीजिए। बहन जी, मुझे लगा जैसे मुझ पर से कोई बोझ उतर गया। फिर सोचा चंद्रा तो कोलकाता जा रही है और उसकी सास यहाँ रहेंगी। धीरे धीरे संबंध खुद ब खुद सुधर जाएंगे। दिन बीत रहे थे। बिटिया ने कोलकाता से फोन किया, पापा के साथ आओ ना मेरा घर देखने।
मैं बोली, अभी तेरे पापा को दफ्तर से छुट्टी नहीं मिलेगी, हम फिर कभी आएंगे। पहले तुम अपने सास ससुर को बुलाओ ना अपना घर देखने के लिए। अब तो वहाँ का घर संभालने तुम्हारी देवरानी भी आ गई है। नहीं माँ, वे आएंगी तो मेरी गृहस्थी में 100 तरह के नुक्स निकालेंगी। मैं नहीं बुलाऊंगी उन्हें। अरे बिटिया रानी, कैसी बात कर रही हो? वे आखिर तुम्हारे पति की माँ हैं। माँ, तुम नहीं जानती कैसे पाला है उन्होंने इनको। तुम्हें पता है, वे इन्हें बासी रोटियों का नाश्ता कराकर स्कूल भेजती थी। अरे पगली, बासी रोटियों का नाश्ता करने में क्या बुराई है? राजस्थानी घरों में बासी रोटियों का ही नाश्ता किया जाता है। बचपन में हम भाई बहन भी बासी रोटियों का नाश्ता करके ही स्कूल जाते थे। सच कहूँ तो मुझे तो अभी भी बासी रोटियां खूब अच्छी लगती हैं, पर तुम्हारे पापा बासी रोटियां नहीं खाना चाहते, इसलिए यहाँ नाश्ते में ताजी रोटियां बनाती हूँ। एक यही बात नहीं, और भी बहुत बातें हैं। फोन पर क्या क्या बतलाऊं माँ। सुनो चंद्रा, कोई भी माँ बाप अपनी संतान को अपने जमाने के चलन और अपनी सामर्थ्य के अनुसार बेहतर से बेहतर ढंग से पालना चाहता है। तुम फिर उन्हीं का पक्ष लेने लगी माँ। अच्छा, बाद में मिलने पर सुनूंगी और सब। अभी फोन रखती हूँ, श्रीकांत जी के आने का समय हो रहा है। तुम भी चाय नाश्ते की तैयारी करो, कहकर मैंने फोन रख दिया। समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे समझाऊं अपनी इस नादान बिटिया को। जमाई जी भी ऐसी बातें क्या बताते हैं इस नासमझ लड़की को। कुछ दिनों बाद आखिर अपर्णा जी अपने बेटे बहू के घर गए। जितने दिन वे वहां रहे, शिकायतों का सिलसिला थमा रहा। सासू जी वापस गए तब चंद्रा और श्रीकांत जी भी उनके साथ गए, क्योंकि वहां एक चचेरे देवर का विवाह था। उसके बाद जब चंद्रा लौटी तो फिर उसकी शिकायतों का सिलसिला शुरू हो गया। एक दिन कहने लगी, माँ तुम्हें पता है मेरी सासू जी मेरी देवरानी को कितना दबाकर रखती हैं। मैं चौंकी, लेकिन वे तो फोन पर तुम्हारी और तुम्हारी देवरानी की भी सदा तारीफ ही किया करती हैं। तारीफ कर करके ही तो उस बेचारी का सारा तेल निकाल लेती हैं। देखो बिटिया, गृहस्थी में काम तो सभी के घर रहता है। तुम्हारी 2 जनों की गृहस्थी में भी काम तो होंगे ही। वो चिढ़कर बोली, उन्हें प्यारी भी तो वही लगती है। असल में जो पास रहता है वही प्यारा भी लगता है। दूर वाला तो मन से भी दूर हो जाता है। क्या कह रही हो चंद्रा? माँ बाप के लिए तो उनके सभी बच्चे बराबर होते हैं। वैसे मुझे तो लगता है कि दूर रहने वालों की याद माँ बाप को अधिक सताती है। उसने कहा, अच्छा छोड़ो ये सब, अब बतलाओ तुम लोग कब आ रहे हो? तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। आखिर हमने चंद्रा के यहाँ जाने का कार्यक्रम बना ही लिया। वहां पहुंचकर 4 से 5 दिन तो ठीक ठाक गुजरे। उसके बाद देखा कि वो हमेशा श्रीकांत जी पर रोब जमाती रहती है। जब तब मुंह फुलाकर बैठ जाती। वे बेचारे खुशामद करते, आगे पीछे घूमते रहते। उसके झगड़े की मुख्य वजह होती कि वे दफ्तर देर से लौटते समय उसका बताया सामान लाना क्यों भूल गए, या देर से क्यों आए, अथवा अमुक काम उसके मन मुताबिक क्यों नहीं किया। हम लोग उसे समझाने की पूरी कोशिश करते कि नौकरी वाले को तो काम अधिक होने की वजह से देर हो ही जाती है, इसमें उनका भला क्या दोष। घर आने की हड़बड़ी में कभी कभी बाजार का भी कोई काम छूट सकता है। इस बात के लिए इतना गुस्सा करना भी ठीक नहीं है। लेकिन श्रीकांत अपने भुलक्कड़ स्वभाव से मजबूर थे, तो वो अपने गुस्सैल स्वभाव से। एक दिन मैंने उसे फिर समझाना चाहा तो वो बिगड़कर बोली,
अब तुम भी मेरी सास की तरह बातें करने लगी। वे हम दोनों के बीच पड़ती हैं तो मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता। जैसे मैं तुम्हारी माँ हूँ, वैसे ही वे दामाद जी की माँ है। बच्चों को आपस में लड़ते झगड़ते देखकर माँ बाप को तकलीफ तो होती ही है। फिर इस झगड़े का तुम दोनों के स्वास्थ्य पर भी तो बुरा असर पड़ता है ना। समझाना हमारा फर्ज है, बाकी तुम सब जानो। मेरी इस बात का चंद्रा पर कुछ प्रभाव तो पड़ा। अब वो जमाई जी पर कम ही नाराज होती है, पर सास की बुराई का सिलसिला चलता रहा। श्रीकांत जी के सामने भी वो उनकी माँ की निंदा करती। जब अपने बारे में कहने को अधिक नहीं बचता तो अपनी देवरानी को मध्यम बनाकर वो सास में खोट निकालती रहती। एक दिन कहने लगी, उस बेचारी को तो सबके खाने के बाद अंत में बचा खुचा खाना मिलता है। मैंने सोचा इसकी हर बात तो झूठ नहीं हो सकती। मैं इसकी सास से मिली ही कितना हूँ जो उन्हें पूरी तरह से जान सकूं। आखिर हमारी छुट्टी पूरी हुई और हम दोनों अपने घर लौट आए। कुछ ही दिनों बाद सूचना मिली कि बिटिया की सास अपर्णा जी बहुत बीमार हैं। चंद्रा और श्रीकांत जी उन्हें देखने गए थे। हमारा कार्यक्रम देर से बना, इसलिए जब हम पहुंचे तब तक वे दोनों वापस जा चुके थे। अपर्णा जी की तबीयत भी कुछ सुधर गई थी, पर कमजोरी काफी थी और डॉक्टर ने अभी उन्हें कुछ दिन आराम करने की सलाह दी थी। मैंने गौर किया, चंद्रा की देवरानी जितनी हंसमुख है उतनी ही कर्मठ भी। वो बड़े मन से अपनी सास अपर्णा जी की सेवा में लगी रहती। मैंने ये भी देखा कि वो खाना सबसे आखिर में खाती। सास बिस्तर पर पड़ी पड़ी उसे पहले खाने के लिए कहती रहती। एक दिन मैंने भी टोका, सुस्मिता बेटा, तुम भी सबके साथ खाना खा लिया करो ना। रोज रोज देर तक भूखे रहना ठीक नहीं है। वो हंसती हुई बोली, बच्चे स्कूल से देर से आते हैं ना, इसीलिए उन्हें खिलाए बिना मुझसे खाया ही नहीं जाता। कभी ज्यादा भूख लग जाए तो उनसे पहले खाने बैठ जाऊं तो ग्रास मेरे गले से नीचे नहीं उतरता। हाँ, माँ का मन तो कुछ ऐसा ही होता है। मैं बोली, बच्चे खाने में देर भी बहुत लगाते। दोनों ही छोटे थे और उन्हें बहला फुसलाकर खिलाने में काफी समय लग जाता था। बिटिया रानी को ये सब बतलाती तो वो कहती, अरे तुम नहीं जानती मेरी सास का असली रूप। उनके डर से ही तो वो बेचारी दिन रात भूखी प्यासी लगी रहती है और सबसे आखिर में खाना खाती है। बहुओं के प्रति उसकी सास के निश्चल स्नेह में मुझे तो कोई बनावट नजर नहीं आई थी, लेकिन मेरी बिटिया रानी को कौन समझाए। वो तो अपने पति श्रीकांत जी के कान भी उनकी माँ के विरुद्ध झूठी सच्ची बातें कहकर भरती ही रहती। नमक मिर्च लगाकर कही गई उसकी झूठी बातों पर धीरे धीरे जमाई जी यकीन भी करने लगे थे। जमाई जी और बच्चे सुबह के गए शाम को घर लौटते थे। चंद्रा अकेली घर पर ऊबती रहती। एक दिन मैंने उससे कहा, तुम भी कहीं कोई काम क्यों नहीं खोज लेती, इससे वक्त तो अच्छा कटेगा ही, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई भी काम में आ जाएगी। मेरी बात उसे जच गई। वो अखबारों में विज्ञापन देखकर नौकरी के लिए आवेदन करने लगी। संयोगवश उसे उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी मिल गई। अब वो व्यस्त हो गई। चुगली चर्चा का वक्त उसे कम ही मिलता था। अपने पति से भी उसकी अच्छी पटने लगी। निंदा के बदले उनकी प्रशंसा ही करती कि वे घर के कामों में भी उसकी मदद किया करते हैं, क्योंकि सुबह दोनों को लगभग साथ ही निकलना होता है। मुझे लगा अब उसका सास शिकायतनामा भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा, लेकिन इस बार बड़े दिनों की छुट्टियों में वो ससुराल जाकर लौटी तो शिकायत का एक नया सूत्र मिल गया था उसे।
फोन उठाते ही बोली, जानती हो मम्मी, मेरी देवरानी भी पढ़ी लिखी है, चाहे तो वो भी घर से बाहर कहीं कोई काम कर सकती है, पर उसे कोई घर से बाहर कुछ नहीं करने देगा। वो बाहर जाएगी तो मम्मी जी की गृहस्थी का बोझ भला कौन ढोएगा। मैंने हाँ हूँ करके फोन रख दिया। सोचा अब तो उस गृहस्थी में देवर देवरानी के बच्चों का ही अधिक काम रहता है, जिसमें अपर्णा जी भी दिन भर छोटी बहू के साथ घर के कामों में लगी रहती हैं। चंद्रा के ससुर जी बच्चों का होमवर्क ही नहीं करवाते, अपितु उन्हें स्कूल बस तक पहुंचाने और वापस लाने का काम भी वे ही करते हैं। साथ ही सब्जी राशन आदि लाने का बाहरी काम भी तो वे ही किया करते हैं, लेकिन मेरी बिटिया रानी कहाँ कुछ सुनने समझने के लिए तैयार थी। अचानक मेरे पति का तबादला चंद्रा की ससुराल के शहर में ही हो गया। अब तो उनके घर आना जाना लगा ही रहता। एक दिन मैंने सुस्मिता से पूछा, तुम भी तो पढ़ी लिखी हो ना, क्या तुम्हारा घर से बाहर कोई काम करने का मन नहीं करता। वो हंसी, मौसी जी, अभी तो मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, नौकरी करने से ज्यादा जरूरी है उनकी देखभाल करना। फिर अभी उन्हें जितना वेतन मिल रहा है वो काफी है हमारे लिए, उससे अधिक की तो अभी दरकार नहीं। और फिर ये शाम को अपनी छुट्टी के बाद पापा जी के बिजनेस में भी उनकी मदद करते हैं। बच्चों को तो एकदम समय नहीं दे पाते। मैं भी अगर नौकरी में व्यस्त हो जाऊं तो बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। यूं तो माँ जी भी मुझसे कहती रहती हैं कि अगर मेरा भी नौकरी करने का मन हो तो मैं भी कर सकती हूँ, वे घर और बच्चे दोनों को संभाल लेंगी। पर सच कहूँ मौसी जी, अभी तो घर के बाहर कुछ करने का मेरा जरा भी मन नहीं है। हाँ, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब अगर मन होगा तो देखा जाएगा। चंद्रा को मैंने सुष्मिता की ये बातें बतलाई तो वो कुछ मानने को तैयार ही नहीं हुई, बस अपना ही राग अलापती रही। वो तो बस अपनी सास के पीछे पड़ी हुई थी, अपने पति के कान भी उसकी माँ के विरुद्ध भरने में लगी हुई थी। धीरे धीरे उसे कामयाबी मिलती चली गई। श्रीकांत जी उसकी झूठी बातों को भी सच्ची समझने लगे थे और इस संबंध में अपनी माँ से भी सवाल जवाब करने लगे। चंद्रा की बात पर विश्वास करके वे ये समझने लगे कि उनकी माँ बहुओं पर जुल्म ढाया करती हैं। बिटिया के फोन से मुझे सारी खबरें मिलती रहती थी, पर मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती थी। अपर्णा जी के पेट में दर्द रहता था। जांच के लिए वे अपने पति के साथ कोलकाता गई थी। डॉक्टर ने पेट दर्द का कारण बतलाया, पेट में वायु या गैस बनना। उन्हें कुछ दवा देने के साथ ये निर्देश भी दिया गया था कि वे भूखी ना रहें और सुबह का नाश्ता तो जितनी जल्दी हो सके कर लिया करें। उनकी बात मानकर उन्होंने दूसरे ही दिन जल्दी नाश्ता कर लिया तो ठीक रही। ये सब उन्होंने मुझे फोन पर बतलाया। पोते पोती की जिद के कारण उन्हें वहां कुछ दिन रुकना पड़ा। वे घर के काम में भी चंद्रा की मदद करने लगी। जो भी विशेष व्यंजन उन्हें बनाने आते थे वे उन्हें बनाकर सबको खिलाना चाहती थी। एक दिन उन्हें याद आया कि बेटे श्रीकांत को कटहल की सब्जी बचपन से ही बहुत ज्यादा पसंद है। कटहल का मौसम खत्म होने को था, पर दिनेश जी कहीं से कटहल खोज ही लाए। अपर्णा जी ने बड़े मनोयोग से कटहल काटा और सब्जी बना ली। अपने पति को टिफिन देने का काम चंद्रा खुद ही करना चाहती थी। एक से दो बार माँ ने बेटे के लिए टिफिन तैयार कर दिया तो चंद्रा नाराज सी होने लगी, अतः इस काम से दूर ही रहती थी वो। उस दिन जब चंद्रा टिफिन तैयार कर रही थी तो अपर्णा जी ने पास जाकर कहा, श्रीकांत को कटहल की सब्जी बचपन से ही बहुत पसंद है, इसे टिफिन में दे देना। चंद्रा बोली,
पहले की सब्जी भी तो फ्रिज में रखी है, पहले उसे खत्म होने दीजिए। और उसने श्रीकांत के टिफिन में पहले वाली सब्जी ही डाल दी। अपर्णा जी ने सोचा, ठीक ही तो कह रही है बहू, पहले की बनी सब्जी पहले खत्म होनी चाहिए। कटहल की सब्जी शाम को खा लेगा, इसमें क्या हर्ज है। शाम को चंद्रा ने दफ्तर से लौटकर कुछ और सब्जियां बना ली और श्रीकांत को वे ही परोसी। बाद में उसने कटहल की सब्जी औरों की थालियों में डाल दी, पर श्रीकांत को नहीं दी। रोटियां बनाती हुई अपर्णा जी सब कुछ देख रही थी, पर बोली कुछ भी नहीं। उन्होंने सोचा, कल टिफिन में दे देगी, इसमें क्या है। दूसरे दिन अपर्णा जी जब रसोई में आई, तब तक श्रीकांत का टिफिन भरा जा चुका था। उन्होंने दिनेश जी के लिए नाश्ता लगाने के लिए फ्रिज खोला तो देखा रात वाली सब्जी समाप्त है और कटहल की सब्जी उतनी ही उतनी फ्रिज में रखी है। उन्होंने सोचा, हड़बड़ी में शायद बहू श्रीकांत को कटहल की सब्जी देना ही भूल गई होगी। कोई बात नहीं, वे सब्जी बदल देती हैं। उन्होंने डब्बा खोला ही था कि चंद्रा वहां पर आ गई और जोर से बोली, ये आप क्या कर रही हैं मम्मी जी? मेरी सासू जी कर रही हैं क्या? मैं आपके बेटे को अच्छा खाना नहीं देती, आप सब्जी बदलने की कोशिश कर रही हैं। बोलते बोलते वो रोने लगी। शोर सुनकर श्रीकांत वहां पर आ खड़ा हुआ, बोला, चंद्रा ने टिफिन तो दे दिया था, फिर तुम उसे खोलकर क्या देख रही हो? वो मेरी पत्नी है, कोई मेरी दुश्मन तो नहीं जो मुझे खराब खाना देगी। अपर्णा जी हैरान सी खड़ी थी। वे किससे क्या कहें, इतना तो वे समझ चुकी थी कि बहू को ईश्वर रूपी नागिन ने डस लिया है। उसे डर लग रहा है बेटे के प्रति माँ के स्नेह से, इसलिए उसने श्रीकांत के कान भी माँ के विरुद्ध भर दिए हैं। तभी तो वो माँ से इस लहजे में बात कर रहा है। आधे झूठ की चाशनी में डुबोकर चंद्रा ने मुझे ये वाक्या सुनाया तो भी सच मेरे सामने आ गया। मैंने सोचा, अगर चंद्रा की सास शुद्ध सोने की बनी होती तो भी मेरी बेटी उनमें कोई न कोई खोट निकाल ही देती। अब युग पलट गया है। महान वैज्ञानिक न्यूटन ने सच ही कहा था कि हर क्रिया की समान और विरोधी प्रतिक्रिया हुआ करती है। पहले बहुओं को उनकी सास दबा कर रखती थी, अब बहुएं वही अपनी सास के साथ करना चाहती हैं। पहले माँ करती थी कन्यादान, अब चाहे अनचाहे करना होता है उसे पुत्रदान। कल बेटी पराया धन थी और आज बेटा है। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।